हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो क्लास 11th फिजिक्स का ऑडियो शॉर्ट चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो इस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्केलर वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लिखा है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर क्या होता है, हमने आपको बताया था। वेक्टर में जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखा है फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे यहाँ पर जो कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी एक बॉक्स पर, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक बॉक्स पर, सेम साइड पर दो फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर सेम साइड पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या टोटल फोर्स क्या होगा इसका? तो हमने जैसे आपको बताया था, जब सेम फोर्स हो तो वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर टोटल जब ऐड करेंगे तो टोटल 20 ही हो जाएगा। 20 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लग रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में क्या है कि 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन जो है वो अपोजिट साइड्स में लग रहे हैं। तो अपोजिट साइड में जब एफ फोर्स टोटल टोटल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 न्यूटन होगा, क्योंकि अपोजिट फोर्स जो होंगे वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो वहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 न्यूटन फोर्स लगा है। यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहला क्या है? डायग्राम। डायग्राम के थ्रू हम कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर वेक्टर क्या है? वेक्टर मतलब एरो। एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन, एक एरो लेते हैं, तो एरो का जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, जिस तरफ एरो होगा उस तरफ क्या होगा? उसकी डायरेक्शन होगी। और जो लाइन होगा वो क्या होता है? लेंथ। लेंथ उसका होता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर के एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। तो इस तरीके से एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। तो यहाँ पर जैसे जैसे माइनस जैसे 10x है और -2x है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है? ये दो फोर्स दिए। यहाँ पर F1 जो है वो 10x है और F2 जो है -2x है। तो यहाँ पर F1 वेक्टर वेक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन हो F2 से। यहाँ पर हम एक होता है डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी तरफ हम देखेंगे थ्योरी। थ्योरी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो F वेक्टर होता है, F वेक्टर को F वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी वहाँ पर एरो, उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर होगा। और इसको हम वेक्टर को ही हम कैप कहते हैं। जैसे एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर को हम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर करेंगे डॉट एफ कैप। ये जो कैप होता है मतलब ये वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को ही हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिया है, एफ एफ को जो ऊपर लगा है उसको कैप बोलते हैं। एफ कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एफ, यूनिट वेक्टर अलोंग एफ है। और यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग की बात करेंगे, एंगल बिटवीन एनी वेक्टर। एंगल बिटवीन एनी वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन की बात करेंगे। मतलब कि दो एंगल्स के बीच में कितने जो दो एंगल्स के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे एंगल लेस देन 180 डिग्री ही रिपोर्ट करेंगे। जैसे ए में है, ए में क्या है कि जैसे 120 डिग्री का एंगल हमें दिया है, तो जो बचा हुआ पूरे एक स्ट्रेट लाइन में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री हमें दिया था, तो बचे हुए कितना होगा? 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री का जो एरो बना है, यानी 60 डिग्री का कैप बना है, ये वेक्टर बना है। जैसे बी में क्या है? बी में 160 डिग्री का एंगल बना था, तो यहाँ पर बचे हुए कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम कैसे भी एंगल को हम निकाल सकते हैं या एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पर सी में क्या दिया है कि यहाँ पर हमें 50 डिग्री का एंगल दिया है, 130 डिग्री का एंगल हमें दिया था, तो यहाँ पर हम बचे हुए कितना एंगल होगा? 50 डिग्री होगा। इसी तरीके से सभी में दिया है 135 डिग्री, डी में दिया है 135 डिग्री आंसर। यहाँ पर ई में लिखा है कि 30 डिग्री जब अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पर अपोजिट साइड देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 30 डिग्री एक साइड पे दिया था तो दूसरी साइड पे 30 डिग्री होगा। ये हमने क्लास 10th में ही एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हमने पढ़ा था, अपोजिट एंगल वाला। यहाँ पर एफ में बात करेंगे, एफ में ट्रेंगल दिया है। जैसे ट्रेंगल का जो होता है 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रेंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। और एक लाइन को अगर सीधा खींच देंगे तो वहाँ पर जो होता है एक लाइन बन जाएगा, तो एक लाइन का जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री अंदर बना था, तो बाहर कितना होगा? 120 डिग्री होगा, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी में क्या है? जी में एक है
जैसे दो वेक्टर है, दो वेक्टर सेम सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर जो होते हैं वो ठीक जो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो दो वेक्टर हो और सेम डायरेक्शन में हो तो वो 0 डिग्री ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एच में बात करेंगे, जब दो वेक्टर्स हों अपोजिट साइड में बात किए थे, अपोजिट साइड में जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अपोजिट याद रखना, जब सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हो तो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा और जब अपोजिट साइड के वेक्टर्स हो तो 180 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। तो हम बात करेंगे अब दूसरी पेज में। इस पेज में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने प्रकार हैं, वेक्टर को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ए नंबर की बात करेंगे, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड यम से, यम मतलब यहाँ पे होता है मैग्नीट्यूड, डी मतलब डायरेक्शन, याद रखना। अब जहाँ कहीं भी यम लिखा हो वो होता है मैग्नीट्यूड, एंड जहाँ कहीं भी डायरेक्शन लिखा हो वो होता है डी लिखा हो वो डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लेते हैं, जैसे एग्जांपल में लिया हमने 10 वेक्टर, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। इसका जो 10 न्यूटन है वो क्या, 10 क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन क्या है वो ही सेम साइड में है, सेम साइड में मतलब सेम एरिया में है। तो उसे हम 10 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, और जो डायरेक्शन है उसका सेम है, डायरेक्शन भी सेम है दोनों का। तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। जैसे इधर राइट साइड में था तो इधर लेफ्ट साइड में है, जैसे 2 न्यूटन है तो ये 2 न्यूटन जो है वो 2 क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम राइट लेफ्ट साइड में है। तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है। जैसे यहाँ पर तीसरा एग्जांपल जैसे हमने लिया 10 न्यूटन एक राइट साइड में है, 10 न्यूटन एक लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स नहीं होगा। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो बी नंबर की बात करेंगे, निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है। निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, निगेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, अपोजिट। जैसे यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ गए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे 10 न्यूटन 5 न्यूटन, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन क्या है, राइट साइड में 10 न्यूटन एरिया है और 10 न्यूटन क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर 10 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और जो डायरेक्शन है उसका एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव वेक्टर्स होगा। ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यह वेक्टर प्लस साइड में है यानी पॉजिटिव साइड में है तो प्लस 10x है, और निगेटिव अपोजिट साइड में है यानी, तो इसे हम क्या करेंगे, -10x के निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, निगेटिव वेक्टर्स है। इसी तरीके से दो एग्जाम्पल और लिखे, जैसे 10 न्यूटन राइट साइड में है, 2 न्यूटन जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है मतलब ये निगेटिव वेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होंगे बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, दूसरा वाला एग्जाम्पल ये होगा, निगेटिव वेक्टर्स नहीं होगा। तो इसी तरीके से तीसरे वाले में भी जैसे 10 न्यूटन है, ये यहाँ पर 10 न्यूटन 2 न्यूटन, जैसे यहाँ पर है सेम मैग्नीट्यूड भी नहीं है और यहाँ पर सेम अपोजिट डायरेक्शन भी नहीं है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो गए थे, तो फिर ये भी निगेटिव वेक्टर्स नहीं होगा। जैसे सी देखते हैं, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल क्या, जो पैरेलल में हो, पैरेलल मतलब एक ही प्लेन मतलब पैरेलल पैरेलल हो, पैरेलल में हो वेक्टर्स, उसे हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड और मे नॉट भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं हो भी सकता है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम होगा, पर डायरेक्शन सेम होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ट्यून 2 न्यूटन, ट्यून 2 न्यूटन जो है वो लेफ्ट राइट साइड में अपो राइट साइड डायरेक्शन है, और 5 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन भी राइट साइड डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो सेम है, डायरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस है, यहाँ पर 2 न्यूटन है 5 न्यूटन है। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन से है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो चाहे ना हो तो वो पैरेलल वेक्टर होगा, पर यहाँ पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये क्या है, 2 न्यूटन है राइट साइड में, 5 न्यूटन है राइट साइड में, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल वेक्टर होगा। यहाँ पर जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया है, 1 न्यूटन है और 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है डायरेक्शन, पर 1 न्यूटन है 10 न्यूटन, इस मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर ये पैरेलल वेक्टर होगा। पर यहाँ पर देखो तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, तीसरे एग्जाम्पल में राइट साइड में जो है 2 न्यूटन है, पर लेफ्ट साइड में जो है वो 5 न्यूटन। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी हमारा पैरेलल बनेगा। तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर नहीं है। जैसे डी की बात करेंगे, डी नंबर में एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या करेंगे, एंटी पैरेलल मतलब जो पैरेलल ना हो, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड में और नॉट भी सेम हो सकते हैं, नॉट भी सेम, क्या जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पर नाम से ही होना चाहिए एंटी पैरेलल वेक्टर, यहाँ पे अपोजिट पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में लिखा है 2 न्यूटन
एंड 2 न्यूटन जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो 2 न्यूटन है अपोजिट, यहाँ पर डायरेक्शन राइट साइड में है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो सेम सेम है, पर यहाँ पर एंटी पैरेलल होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये एंटी पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा एंटी पैरेलल। यहाँ पर जैसे 2 न्यूटन है ये राइट साइड में, 2 न्यूटन जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर ये होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पर जो तीसरे तीसरे एग्जाम्पल में 2 न्यूटन राइट साइड में है और 10 न्यूटन जो है वो 10 न्यूटन जो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर ये एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। तो यहाँ पर अब बात करेंगे ई नंबर पे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो हो कुछ भी हो, डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर हो सकता है। जस्ट इनिशियल पॉइंट सेम हो, जस्ट इनिशियल साइन पॉइंट सेम होगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट से कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कितना भी न्यूटन फोर्स हम लगा देंगे, वेक्टर बना देंगे। यहाँ पर ऑल आर कोइनिशियल, जैसे यहाँ पर 2 न्यूटन राइट साइड के ऊपर में है, राइट साइड में 5 न्यूटन है, राइट साइड के नीचे में 5 न्यूटन है और लेफ्ट साइड में 1 न्यूटन है। यहाँ पर ऑल आर कोइनिशियल है, यहाँ सभी क्या है? कोइनिशियल है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पर कोइनिशियल का मतलब मैग्नीट्यूड किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी होगा, डायरेक्शन भी किसी भी तरीके से होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अब एफ एफ बात करेंगे, एफ नंबर की कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन भी कुछ भी हो, पर लाइज इन सेम प्लेन। कोप्लेनर का मतलब होता ही है सेम प्लेन में। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी एक ही प्लेन में होना चाहिए, डायरेक्शन भी एक ही प्लेन में होना चाहिए, पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में एक प्लेन में कोई भी डायरेक्शन का बना दिया गया है। तो हम बात करेंगे दूसरी हेडिंग की, जो है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, वो अभी हम बाद में बताएंगे, पर याद रखना यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो 1 होता है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन की बात करेंगे। ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जेड एक्सिस आउटवर्ड। जैसे जेड एक्सिस यहाँ पर जैसे एक डायग्राम बना है, वाई एक्सिस जेड एक्स एक्सिस जेड एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर आर एक्सिस होगा। यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे ओ ए का वेक्टर जो, यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे वो चीज़ मेनली हम बातें करेंगे। ओ ए वेक्टर जैसे यहाँ पर 2+x में है, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिखा है, यहाँ पर ए क्या है? एक पॉइंट लिया गया है जो एक्स और वाई के प्लेन में लिया गया है। यहाँ पर जेड एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओ ए वेक्टर जब हमें लिखना होगा तो क्या करेंगे? 2x कितना है? x2 है, 2 प्लस में है, जेड क्या है? z1 है प्लस में है, वाई क्या है? y1 है, जेड क्या है? 3 है। यहाँ पर सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर हम जब किसी एक्स वाई जेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लेंगे। ये चीज़ हमें अब याद रखना होगा कि एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन को हम कैसे लिखते हैं। एक्स प्लेन को हम आई कैप, वाई प्लेन को हम जे कैप और जेड प्लेन को हम के कैप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर को, तो जो 2x में था पॉजिटिव एक्स में, तो उसे हम क्या करेंगे? +2 आई कैप, और जो वन वाई था, एक वाई था तो वहाँ पर प्लस जे कैप, और प्लस यहाँ पर हम +3 के कैप। के को तुम क्या कहते हैं? जेड कैप कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि यस को आई कैप, वाई को जे कैप और जेड को के कैप कहते हैं। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर यानी किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे। लिखना यहाँ पे हमें सीखना है, किस तरीके से यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स जो होता है वो मैग्नीट इक्वल टू किसके होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट ऑफ फिक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर जैसे हम आई कैप जे कैप के कैप की 1 1 ले लेते हैं वैल्यू, तो आई कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई कैप जो होगा वो डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स होगा, ये हमने आपको बताया था कि एक्स को ही आई कैप कहते हैं। और जे कैप को हम अलॉन्ग लेंगे वाई कैप, वाई के डायरेक्शन में, और के को डायरेक्शन लेंगे अलॉन्ग जेड कैप के। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे एक डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है कि ए जो ओ ए वेक्टर लेंगे तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 1 3 को, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पिछले वाला जो डायग्राम था, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई कैप कौन था, जे कैप कौन था और के कैप कौन था। यहाँ पर इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिखना भी, यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर सीखते हैं। तो अब चलते हैं हम तीसरे पेज में। इस पेज में हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि किसी भी एक्स वाई प्लेन में जैसा होता था, ए पॉइंट से बी पॉइंट से, ए और बी के पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होती थी, तो उसको निकालने के लिए हम वो फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला? ए और बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ हम यूज करते थे ए और बी की बीच की दूरी निकालने के लिए, जैसे एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पर फिजिक्स क्लास 11th में क्या है कि तीन
जैसे एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, जेड प्लेन, यहाँ पर 3 प्लेन है। तो एक्स वाई जेड प्लेन के जैसे किसी भी पॉइंट्स में किसी भी प्लेन में पॉइंट्स दिया हो, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में जैसे ऊपर लिखा है एक्स वाई जेड एक प्लेन है और दूसरा पॉइंट्स है x2 y2 z2। ये जो बीच की दूरी क्या है, l है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो सेम बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या है कि क्लास 10th में x और y होते थे, यहाँ पर z प्लेन भी होता है। तो यहाँ पर z का z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो निकल जाएगा l का लेंथ निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर पिछले पिछले पेज में हमने बात किया था कि यूनिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में। तो इसी प्रकार के एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसका डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी पॉइंट्स का। हम किसी भी प्लेन में है तो वहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें बात करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। हमने आपको बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसी प्रकार जैसे पिछले पेज में हमने एग्जांपल लिया था कि एक्स वाई जेड प्लेन में एक पॉइंट है जो कि ओ ए की दूरी पर है 2,1,3। तो यहाँ पर हम उसी का यूज करके हम क्या 3 चीज़ निकालेंगे। जैसे ओ ए वेक्टर निकालना हो, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर निकालना हो और ओ ए कैप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर कैसे निकाले थे हमने, वेक्टर हमने निकालना बताया था कि जहाँ पर जो डिस्टेंस की दूरी होती है, जैसे जिस प्लेन में होता है, जैसे एक्स प्लेन में तो उसे वाई कैप में लिख देंगे। जैसे जेड वाई में प्लेन में है तो उसे हम जेड कैप लिखेंगे, और जेड कैप में है तो उसे हम के कैप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ओ ए वेक्टर को हम जब वेक्टर्स में लिखेंगे तो 2 आई कैप प्लस जेड कैप प्लस 3 के कैप लिखेंगे। तो ये वेक्टर ऑफ ओ ए है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो भी होता है वो कहाँ पे वो स्टार्ट करेगा और वो 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप पर पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर हम बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी में, ओ ए मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर कैसे निकलेगा। मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर का मतलब होता है कि उस वेक्टर का लेंथ यानी उसकी डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में 2 माइनस जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, जीरो है, का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, y2 माइनस y1, y2 है 1 का, 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर जब भी निकालने को कहे तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। और ओ ए वेक्टर होता है, जब कहेगा ओ ए वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आई कैप जे कैप के कैप में लिखेंगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी को ओ ए मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं और इसी को ही मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसका अंडर रूट 14 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होगा ओ ए का वो अंडर रूट 14 हो जाएगा। यहाँ पर सी में हम बात करेंगे ओ ए कैप क्या होता है। ओ ए कैप क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि एफ कैप को हम क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एफ वेक्टर डॉट एफ कैप। तो एफ कैप कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एफ, ये होता है फार्मूला एफ कैप का। एफ कैप मतलब यहाँ पर एफ की जगह हम मतलब किसी भी डिस्टेंस को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ओ ए कैप कैसे निकालेंगे, ओ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर क्या होता है, ओ ए वेक्टर हमने निकाला 2 i कैप जे कैप प्लस 3 के कैप, और जो ओ ए मॉड ऑफ ओ ए है वो क्या है, अंडर रूट 14 निकाला। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ओ ए कैप मतलब ओ ए की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो ओ ए है, ओ ए का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो इसी कैप में, कैप क्या होता है, हमने क्या बताया कि डायरेक्शन होता है कैप। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए होता है कैप। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ ए वेक्टर है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन के बीच में है। तो इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल लेंगे दूसरे हेडिंग में, जिसका यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन में हम बहुत सारे एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक्स वाई जेड प्लेन एक लिए हैं, जिसमें यहाँ पर ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर है जो आपस में निगेटिव हैं। तो यहाँ पर हम जो कि एक्स वाई प्लेन में रखे हैं, तो यहाँ पर जो ए है वो ए बी वेक्टर निकालेंगे, यहाँ पर ओ ए वेक्टर निकालेंगे, और ओ मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर निकालेंगे, ओ ए कैप निकालेंगे, ओ बी वेक्टर निकालेंगे, मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर निकालेंगे, ओ बी कैप निकालेंगे। तो हमने ओ ए वेक्टर निकाला था वहाँ पर, और यहाँ यहाँ पर ओ बी मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर भी निकाला है, रूट 14 आया था।
ओ ए कैप निकाला था तो ओ ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर 2 i कैप जे कैप 4 कैप मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 जे कैप। यहाँ पर ओ बी कैप निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर अपान ओ बी मॉड ऑफ ओ बी। तो यहाँ पर जो ओ बी वेक्टर होगा वो 2 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप अपान अंडर रूट ओ बी वेक्टर जब निकालेंगे तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, वो होगा अंडर रूट 21 होगा। तो यहाँ पर ओ बी कैप निकल जाएगा। ओ बी कैप क्या होगा, उसकी ओ बी की डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पर 7वें नंबर पे निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होता था, ए बी वेक्टर वही आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। माइनस जे कैप क्यों लिया, क्योंकि माइनस जो है वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है। यहाँ पर मेथड हेड टेल ए बी वेक्टर। जैसे यहाँ पर हम ओ ए वेक्टर निकालना हो तो हम लेंथ का फार्मूला लगा देते थे, डिस्टेंस का। से मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर निकालना हो तो हम आई कैप जे कैप का फार्मूला लगाते थे। तो यहाँ पर जैसे हमें ए बी वेक्टर निकालना है, जैसे यहाँ पर आर दोनों ए बी वेक्टर और बी ए बी वेक्टर जो है वो ए बी और बी ए का निगेटिव का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमें मेथड होगा। जैसे हमारे पास हेड माइनस टेल, हेड क्या पे है, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए बी वेक्टर निकलेगा। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब जैसे यहाँ पर जो 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप था, उसमें से माइनस करेंगे जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए बी वेक्टर निकलेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1 के कैप। तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकालना हो तो हम लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, जैसे जिसका x2 माइनस x1 का फार्मूला, y2 माइनस y1 का फार्मूला, z2 माइनस z1 का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट करेंगे। यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का इक्वल टू √3 आएगा। ए बी कैप निकालना हो, ए बी कैप मतलब ए बी किस डायरेक्शन में है, तो ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी करेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3 करे हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमें ए बी निकाला, वैसे ही हमें बी ए वेक्टर निकालना हो तो वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हेड माइनस टेल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पर बी ए वेक्टर निकलेगा। बी ए वेक्टर का मतलब बी ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और फिर इसी प्रकार से मॉड ऑफ बी ए वेक्टर निकालना हो तो लेंथ का फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ पर बी ए कैप निकालना हो, बी ए कैप का मतलब बी ए किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपन अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें एक ग्राफ में एक्स वाई जेड ग्राफ में हमें पास 2 पॉइंट्स दे देंगे, उस पॉइंट से हमें इतने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था एक बढ़िया क्वेश्चन जो हमें हर तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर हमें 3 चीज़ निकालने के लिए बोलेगा, मैंने भी एक वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, एक लेंथ डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, दूसरा कैप यानी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो अब चलते हैं हम अगले पेज में। इस पेज में पेज नंबर 4 में हम पढ़ेंगे जो अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारे पास ग्राफ होते थे उसके वेक्टर्स, मॉड ऑफ वेक्टर्स, वो कैप कैसे निकालते थे। तो यहाँ पर जो थ्योरी है उसकी वो है, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर वो होता है, इट इज़ अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन। पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर कहाँ से ओरिजिन करते थे, उस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी हेडिंग में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। जैसे ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर था, तो इसी प्रकार से जैसे ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता था, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हेड माइनस टेल करना पड़ता था। एनी वेक्टर जो भी, जैसे एक वेक्टर लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा है, तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और ये जेड कॉम्पोनेंट है, यानी जेड कॉम्पोनेंट होता है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना के लिए फार्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ए कैप निकालना हो तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर होता है। तो ये चीज़ होता है, ये हमारे पास थ्योरी थी जो कि हमने पिछले पेज में जो क्वेश्चन किया उस चीज़ की थ्योरी थी, कैसे हम निकालते थे वेक्टर्स को। तो अब हम अगले हेडिंग जो हमारे पास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जी, जैसे हमारे जो है रेस्ट और मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार रूप से, जो कि रेस्ट और मोशन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पर
रेस्ट और मोशन। रेस्ट मोशन क्या होता है इसके बारे में। रेस्ट क्या है, रेस्ट व्हेन अ पॉजिटिव ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब रेस्ट वो है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है रेस्ट। जैसे यहाँ पर मोशन की बात करेंगे तो मोशन क्या है, मोशन व्हेन पॉजिटिव ऑफ पार्टिकल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चेंज कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर के साथ भी वो चेंज करना चाहिए पोजीशन उसकी, तब वो होता है मोशन। यहाँ पर जो मोशन है वो मोशन स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे, यानी एक्स ओनली, वाई ओनली, जेड ओनली, तीनों प्रकार के मोशन में बात नहीं करेंगे। जैसे एक्स वाई जेड में तीनों में नहीं चल सकता है ना, तो एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन एक ही प्लेन में चलेगा, तो इसीलिए हम बात करेंगे यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर रेस्ट मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स है, मतलब रिलेटिव रिलेशन का मतलब यहाँ पर एक दूसरे के रिलेट करते हैं। जैसे हाउ टू चेक मैथमेटिकल रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन को हम मैथमेटिकल रूप से कैसे चेक करेंगे, तो रेस्ट क्या है, पोजीशन इट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। रेस्ट किस पे है, इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ डिपेंडेंट है। मतलब पोजीशन जैसे एक्स इक्वल टू 4 इंडिपेंडेंट है एक्स के पोजीशन पर। यहाँ पर जैसे ग्राफ में एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 2, एक्स इक्वल 3, एक्स इक्वल 4, जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल 4 था तो 4 पर वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे कहाँ पे रेस्ट पे है, 4 पे, 4 पे रेस्ट पे है। टी इक्वल 0, टी इक्वल 1, ऐसे तरीके से टी इक्वल 0 पर वो एक्स इक्वल टू 4 पे है, टी इक्वल 1 पर किसी भी टाइम पर वो कहाँ पर पोजीशन पे वो रेस्ट पे है, वो एक्स इक्वल टू 4 पर है। तो इस तरीके से मोशन को कैसे चेक करेंगे, जैसे पोजीशन चेंजेस विथ टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू एफ टी, फंक्शन ऑफ टी। तो एग्जांपल जैसे एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, पोजीशन क्या है इसका एक्स है और टाइम क्या है टी स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर जैसे टी इक्वल 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ पर टी इक्वल 1 रखेंगे तो एक्स इक्वल 1 आएगा, टी इक्वल 2 रखेंगे तो एक्स इक्वल 4 आ जाएगा, टी इक्वल 3 रखेंगे तो एक्स इक्वल 9 आ जाएगा, एक्स इक्वल 4 रखेंगे तो टी इक्वल 4 रखेंगे तो एक्स इक्वल 16 आ जाएगा। तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये होता है मोशन के चेक करने का तरीका। फिर यहाँ पर अगले हेडिंग पे बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है जैसे डिस्टेंस कितनी दूरी पर जा रहे हैं, जो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो हम ट्रैवल कर एक्चुअल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। टोटल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी, कितना बॉडी किसी भी पाथ को ट्रैवल करता है, टोटल पाथ जो होता है वो होता है डिस्टेंस। और जो कि जो कि डिस्टेंस होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है कि फाइनल और इनिशियल कहाँ पे है। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुँचने के लिए हमें सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस होता है वो एक होता है पाथ, टोटल पाथ जो होता है वो होता है डिस्टेंस, और शॉर्ट पाथ जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव तीन हो सकता है। तो यहाँ पर जो यूनिट होती है और डायमेंशन की बात कर लेते हैं, जैसे डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो एम होता है, और जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी एक एल ही होगा, क्योंकि वो एक पाथ को ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब लेंथ पर ही जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस जो है वो सिर्फ जीरो हो सकता है, बस पॉजिटिव हो सकता है वो एक। यहाँ पर अब ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ग्राफ में दिया है इनिशियल पॉइंट है हेड और फाइनल पॉइंट है टेल, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से वो एक पाथ पर ट्रेवल करके जा रहा है फाइनल पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से डायरेक्ट जुड़ जा रहा है, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट है। और जो जो पूरे पाथ पूरा ट्रेवल करके जा रहा है वो एक डिस्टेंस है। तो अब अगले पेज में हम बात करते हैं पेज नंबर 5 में क्या बात करेंगे, पेज नंबर 5 में बात करेंगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बातें। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड का मतलब स्पीड, जब हम किसी बाइक को स्पीड करके जाते हैं तो क्या चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है। तो इसी तरीके से याद कर लेना, जब भी कोई रेट ऑफ चेंज हो किसमें, डिस्टेंस में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, टाइम के साथ जब डिस्टेंस में चेंज हो तो उसे हम स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो स्पीड निकालने का फार्मूला हमें याद करना होगा। स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कितने समय में हमने किया उसको डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा स्पीड। स्पीड ही ना जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव स्पीड नहीं हो सकता है। ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर प्रति सेकंड होता है। डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है। तो यहाँ पर जो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया अपन टोटल टाइम में, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इंस्टेंट में तुरंत का स्पीड, कैसे तुरंत स्पीड करेंगे, तो ये फाइंड वेलोसिटी एट टाइम एंड रिपोर्ट इस मैग्नीट्यूड, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी में मतलब पोजीशन चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी पोजीशन चेंज हो तो उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना चेंज हुआ पोजीशन में, कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन टाइम में कितने टाइम समय में उसका पोजीशन चेंज हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। वेलोसिटी की जब भी बात आई तो क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी जो होता है ना वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल टाइम में, डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। dx/dt से t=t1 में डिफरेंशिएट करके निकालते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं वेलोसिटी। जब भी निकालना हो इंस्टेंटेनियस तो dx/dt कर देंगे, डिफरेंशिएट करके t=t1 कर देंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें आप याद करना होगा या हमें इसे समझ भी सकते हैं। जैसे डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है जीरो। डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। डिस्टेंस छोटा तो हो नहीं सकता निगेटिव। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैन भी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ वो डिक्रीज भी हो सकता है। ये बातें हमें याद करना होगा। जैसे डिस्टेंस कैन नाइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। जो डिस्टेंस होता है वो ना ही कांस्टेंट रह सकता है और ना ही वो कांस्टेंट रह सकता है, ना ही वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर एवरेज एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो सकता है। यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेशन, जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे वो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा किस पे, t=t1 पर, dx/dt पर t=t1 डाल देंगे तो वो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा किसका, इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेशन v से करते हैं, मॉड v से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करें स्पीड कैलकुलेट करते हैं मॉड v से। डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एसिलरेशन की। अब अगली हेडिंग क्या है हमारे पास, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एसिलरेशन क्या होता है, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में, जो चेंज होगा टाइम के हिसाब से उसे हम एसिलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज होना यानी समय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसे हम एसिलरेशन कहेंगे। वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी कुछ वेलोसिटी में चेंज होगा उसे हम एसिलरेशन कहेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक वेक्टर को dv/dt करेंगे,
dv/dt करेंगे। ये एक्सेलरेशन जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, dv/dt करेंगे, dv/dt करेंगे। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो पॉजिटिव निगेटिव रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो पॉजिटिव निगेटिव रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। डायमेंशन क्या होता है, LT-2 होता है, LT-2 होता है। और इसके एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज जो हुआ वेलोसिटी में अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम, डेल्टा डेल्टा वी भी कह सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टाइम कह सकते हैं। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम, ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो हम अगली हेडिंग पे, अगले पेज पे बात करते हैं। क्या पेज नंबर 6 में बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जब निकालना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना हो तो एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt, टी इक्वल t1 पर रख डाल देंगे तो हमें एक्सीलरेशन इंस्टेंट एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे समरी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम होता है। तो अब हम यहाँ पर और इसकी समरी के अब और क्या बात करेंगे हम, पोजीशन यानी जो एक्स होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। जब भी हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना हो, जब भी हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू dx/dt करेंगे, dx/dt करेंगे। जब भी हमें वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना होगा तो भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा एक समरी पॉइंट है जो हमें बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी से एक्सीलरेशन करेंगे तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt, dv/dt मतलब एक्सीलरेशन निकालने के लिए dv/dt करना होगा, जो कि d2x/dt² भी कर सकते हैं, d2x/dt²x। जब भी वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना हो तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt। और जब भी हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक जाना हो, जब भी हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक जाना हो तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किससे करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt से करेंगे, dv/dt से। यहाँ पर जो v1 से v2 करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे v1 से v2 तक, dv इक्वल टू करेंगे हम t1 से t2 तक इक्वल टू adt v2 माइनस v1 होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। यहाँ पर जो हम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे adt से। जब भी हमें एक्सीलरेशन से वेलोसिटी तक जाना हो तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। और जब भी हमें वेलोसिटी से पोजीशन तक यानी x तक जाना है तो हम क्या करेंगे, तब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे। v इक्वल टू dx/dt होता था, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे x1 इक्वल टू xt से dx इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू t1 से t2 तक करेंगे वेलोसिटी v dt करेंगे। तो यहाँ पर जो डेल्टा x है वो x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा v dt। जब भी हमें वेलोसिटी से पोजीशन तक पहुँचना हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा था समरी पॉइंट। तो अब आगे अगली हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग हमारी है काइनेमैटिक्स इक्वेशन। काइनेमैटिक्स इक्वेशन क्या होता था, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। काइनेमैटिक इक्वेशन 3 प्रकार के होते हैं, तीन थी जो काइनेमैटिक इक्वेशन होती है, 3 फार्मूले होते हैं। जैसे हमारे पास वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी होता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a होता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये था 3 इक्वेशन होती थी जो क्लास 9 की हमारी काइनेमैटिक इक्वेशन होती है, जो हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। ये इक्वेशन तब हम यूज़ करते थे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था। जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब हम इस तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए यस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पर v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता था। तो अब हम यहाँ पर तीनों इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। तीनों इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन और हैं, जिससे हम उसको डिराइव करके हम इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन
पहली इक्वेशन प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी करेंगे, दूसरी के लिए ए एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स करेंगे, तीसरी के लिए वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करेंगे। तो पहला प्रूफ हम देखेंगे यहाँ पर। पहले प्रूफ के लिए ए एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे ए से बी से यू से लेकर बी तक करेंगे, डी वी इक्वल टू 0 से टी तक टाइम करेंगे, यहाँ पर डी टी करेंगे डी डी टी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यू से वी इंटीग्रेट करेंगे, वी नॉट डी वी इक्वल टू ए हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी तक, तो टी नॉट डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर वी नॉट प्लस वन 0 प्लस वन बाहर आ जाएगा, यू से वी तक इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से टी नॉट प्लस वन 0 प्लस वन बाहर आ जाएगा 0 से टी तक इंटीग्रेशन वाला। फिर यहाँ पर वेलोसिटी यू से वी हो जाएगा, एक्सेलरेशन टी से 0 से टी हो जाएगा, तो यहाँ पर वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। यहाँ पर दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन के लिए हम ड्राइव करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करेंगे, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करेंगे। यहाँ पर एस यू प्लस ए टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे जी से 0 से एस तक, एक्स नॉट एक्स जीरो डी एक्स इक्वल टू 0 से टी तक करेंगे, यू टी नॉट डी टी प्लस 0 से टी तक ए प्लस ए टी डी हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 0 से एस हो जाएगा, प्लस यू टी से 0 से टी हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0 से टी हो जाएगा, तो यहाँ पर एस माइनस जीरो हो जाएगा, एस माइनस जीरो हो जाएगा इक्वल टू यू टी माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर जीरो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारी दूसरी इक्वेशन भी ड्राइव हो गई। अब अगले पेज में हम बात करेंगे तीसरी इक्वेशन की। तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे यू से वी तक करेंगे, वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एस तक करेंगे, तो यहाँ पर ए एक्स जीरो डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो वी 1+1 अपान 1+1 ब्रैकेट में यू से लेकर वी तक बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स 0+1 करेंगे, तो यहाँ से 0 से एस तक आ जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो यू से वी तक हो जाएगा इक्वल टू ए एक्स 0 से एस तक हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू ए एस माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस प्रूफ हो जाएगा तीसरी इक्वेशन। यहाँ पर कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रहेंगे, यहाँ पे वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वी वेलोसिटी इक्वल टू वेरी, वेलोसिटी जो है वो वेरी करेगी, और यहाँ पर आइदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन में वेरी करेगा। यहाँ पर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की गई है। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म वेरी करेगा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन वेरी करेगा। यहाँ पर कुछ नेक्स्ट स्टडी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में है, जैसे वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, यहाँ पर एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as होगा। तो यहाँ पर जैसे पहली और दूसरी इक्वेशन थी, तो ये वेक्टर इक्वेशन होती हैं जो यूज साइन विद पुटिंग वैल्यू। जब इसे हम वेक्टर के इक्वेशन का साइन यूज करेंगे, यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन मतलब जो डायरेक्शन की इक्वेशन होगी उसका यूज करके ही साइन को यूज करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। जो तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये स्केलर इक्वेशन होता है। यहाँ पे स्केलर नोड, यहाँ पर स्केलर इक्वेशन होता है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन देख के साइन नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर माइनस वी यू वेक्टर माइनस यू वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे एस वेक्टर एन प्लस एन हो जाएगा इक्वल टू 2 यू वेक्टर प्लस ए बाई 2 वेक्टर, ए वेक्टर बाई 2
2n-1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन आल्सो विद साइन, ये भी इक्वेशन साइन के साथ ही यूज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जैसे तीनों इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन को लेकर। तो अब हम अगली हेडिंग पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको फार्मूला हमारे पास होगा एस nth में u प्लस a/2 2n-1 होगा। ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डिराइव करने इन स्कूल या में आता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बोलेगा कि ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पर एस एन एस इक्वल टू 2 प्लस a/2 2n(-1)(s)² होगा। ये एस एन एस का फार्मूला एक और होता है। एस एन एस का फार्मूला u प्लस a/2 2n-1 होता है। ये है nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस एन एस फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड डिराइव करने के लिए जो एस nth एस एन माइनस वन बस का जो आएगा, तो इसके हम डिराइव करके दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिराइव किया गया है तो इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर डिराइव करेंगे तो ये एस एन एथ का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो अगली पेज में हम बात करते हैं। तो पेज नंबर में 8 में बात करेंगे हम ग्राफ के बारे में। ग्राफ कौन कौन से ग्राफ होते हैं? 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं, जैसे एक्सटी ग्राफ होता है, बीटी ग्राफ होता है, एटी ग्राफ होता है। तो इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सा ग्राफ क्या क्या देता है। मतलब जैसे एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ क्या होता है? एक्सटी ग्राफ हमें स्लोप में, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो हमें वो वेलोसिटी देगा। ये चीज़ हमें ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या देता है। जैसे हमारे पास एक्सटी ग्राफ है यानी पोजीशन अपॉन टाइम की ग्राफ है, तो ये हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। जब भी एक्सटी का ग्राफ मिले तो वो हमें हमेशा क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इसका एरिया कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसका स्लोप होता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है। जैसे यहाँ पे ए में क्या है? एक्सटी ग्राफ बना है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? पोजीशन कांस्टेंट, यानी एक्स कांस्टेंट है तो इसके जो रेस्ट में है तो टाइम के साथ एक्सचेंज करेगा, टाइम के साथ एक्सचेंज करेगा, यानी कि स्लोप जो होगा जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। यानी स्लोप जीरो है यानी कि वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि एक्सटी का ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी देता है। जैसे बी में बात करेंगे, एक्सटी का ग्राफ क्या है? एक्सटी का ग्राफ है कि वो क्या है? मोशन में है। स्लोप निगेटिव कांस्टेंट है, निगेटिव की तरफ कांस्टेंट हो रहा है, मतलब वो निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, कांस्टेंट तरीके से बढ़ा। तो वेलोसिटी क्या होगी? उसकी निगेटिव होगी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन होगी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन होगी। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और सी ग्राफ में क्या है कि सी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में जो है ना, उसमें t इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो है, बट यू जो वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो नहीं है। वेलोसिटी क्या है? वेरी कर रही है। वेलोसिटी क्या है? वेरी कर रही है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बट वो डिक्रीज हो रहा है। फिर पॉजिटिव है बट वो डिक्रीज भी हो जाएगा। पहले वो पॉजिटिव हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है। तो डी ग्राफ में क्या है? डी ग्राफ का जो है वो मोशन में है। ये चीज़ ध्यान दो कि एक्स टी ग्राफ में जो डी वाले में है वो मोशन में है, और डी जो एक्स चेंज कर रहा है, एक्स में कुछ चेंज होना है। तो स्लोप पॉजिटिव की तरफ कांस्टेंट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ कांस्टेंट हो रहा है। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ई ग्राफ में क्या है कि ई ग्राफ में मोशन में है, ई ग्राफ भी मोशन में है। वे जो वेलोसिटी है उसकी वो पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है। और जो एफ ग्राफ है वो क्या है? वो भी मोशन में है, स्लोप निगेटिव है, उसकी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव होगी। अब अगले हेडिंग की बात करेंगे, अगले ग्राफ के बारे में। वीटी ग्राफ क्या है? वीटी ग्राफ है वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी अपॉन टाइम के ग्राफ क्या देता है हमें? हमेशा स्लोप, इसका स्लोप जो बनेगा वो हमेशा हमें एसिलेरेशन देगा। क्या देगा? एसिलेरेशन देगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। वीटी का ग्राफ क्या देगा? एसिलेरेशन देगा। इसका एरिया जो होता है वो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका एरिया जो होगा वो एक्स फाइनल यानी पोजीशन फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जो पोजीशन इनिशियल होगा उसका वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका जो एरिया होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा एसिलेरेशन देगा, यानी वीटी का ग्राफ स्लोप में एसिलेरेशन देगा, और हमें जो एरिया होगा इसका वो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे पहले ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पहला ग्राफ क्या है? पहला ग्राफ में जो है उसमें स्लोप जीरो है, एट ऑल टाइम वेलोसिटी क्या है? जीरो है, मतलब वो रेस्ट पे है। तो यहाँ पर स्लोप जीरो है मतलब एसिलेरेशन जीरो होगा। या दूसरे वाले ग्राफ के बारे में बात करेंगे। दूसरे वाले ग्राफ के बीटी में जो है वो क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव है पर कांस्टेंट है, एसिलेरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। अब तीसरे ग्राफ में बात करेंगे। तीसरा ग्राफ क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एसिलेरेशन भी
एसिलेशन स्लोप है, इसका जो एसिलेशन होगा वो पॉजिटिव है, बट वो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब वो एसिलेशन देगा, एसिलेशन फिर एसिलेशन भी उसका इंक्रीज ही कर रहा है पॉजिटिव की तरफ में। अब चौथे के चौथे ग्राफ की बात करेंगे। चौथे ग्राफ में क्या है कि वीटी में कि चौथे में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो स्लोप जीरो है, एसिलेशन जीरो होगा इसका, यूनिफॉर्म मोशन की तरफ ये कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका जो एसिलेशन होगा वो जीरो होगा। पाँचवें ग्राफ में क्या है, पाँचवें ग्राफ में है इसका जो मोशन में है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव की तरफ स्लोप बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ये निगेटिव होगा बट कांस्टेंट रहेगा वो। और छठवें ग्राफ में क्या है, छठवें ग्राफ में स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो अगले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगली ग्राफ क्या है हमारे पास, एटी क्या है, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम का ग्राफ है। एक्सीलरेशन अपॉन टाइम जो होता है उसका स्लोप देखना ही नहीं, उसका ज़रूरत ही नहीं होता है, तो याद रखना एटी ग्राफ का कोई भी स्लोप देखना ज़रूरत नहीं है। तो इसका एरिया देखते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। जो पहला ग्राफ है इसका देखेंगे, एट ऑल टाइम यूनिफॉर्म है, एट ऑल टाइम क्या है, यूनिफॉर्म है। एटी ग्राफ जो है यहाँ पे पहला ग्राफ जो है एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और इसका एरिया जो होगा वो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल होगा। तो एरिया क्या है इसका जीरो है, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा, वेलोसिटी फाइनल माइनस इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल होगा, ये पहला ग्राफ में। और दूसरे ग्राफ में क्या होगा, दूसरे ग्राफ में जो एरिया अपॉन टाइम का एक्सीलरेशन अपॉन टाइम का ग्राफ है वो क्या है, टाइम के साथ एक्सीलरेशन में चेंज हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी चेंज होगा इसका, ये चीज़ है। यहाँ पर अब तीसरे ग्राफ में बात करेंगे। तीसरा ग्राफ क्या है, एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव की तरह कांस्टेंट हो रहा है, तो स्लोप जो इसका होगा वो जीरो होगा। इसका जर्क मतलब जो इसका स्लोप है, एटी का जो स्लोप होता है वो जर्क होता है, तो ये जर्क क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एरिया जो होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले पेज, पेज नंबर 9 में बात करेंगे हम ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन ग्राफ, ग्राफ के बारे में कुछ बातें हैं जिसको आपको याद करना होगा या याद रखना होगा। टोटल, जैसे फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन स्पीड, टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन स्पीड और टाइम, वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। टोटल ग्राफ जो इनक्लोज होता है बिटवीन स्पीड और टाइम के ग्राफ में वो टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस के बारे में। और दूसरा पॉइंट्स क्या है, वेक्टर सम ऑफ टोटल एरिया इनक्लोज बिटवीन वीटी ग्राफ, वेक्टर सम ऑफ टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सीलरेशन देता है, एरिया ऑफ एटी चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ एटी चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ एटी चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ का कोई स्लोप कुछ भी नहीं होता है, जर्क होता है। और वी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वी कैन नॉट हैव टू पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन एट सेम टाइम, वेलोसिटी एक्सीलरेशन के समय पे हमें दो पोजीशन नहीं मिल सकता है। वी कैन नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन हैव निगेटिव पोजीशन of particle can have two velocity at same position. We can have negative position of particle can have two velocity at same position. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कैन रिमेन्स जीरो, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, कांस्टेंट और इंक्रीज कर सकता है, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव निगेटिव और डिक्रीजिंग हो सकता है। एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स नथिंग, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ नथिंग, कुछ भी नहीं देता है, एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है। वी कैन रीड एक्सटी ग्राफ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम एक्सटी ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वी बाई एक्स एंड वी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ है। तो वी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ क्या है, वी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ जो होता है वो है दो दो स्लोप हैं। जैसे पहला स्लोप क्या है, ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन दे रहा है जो कि ए पॉजिटिव स्लोप है +2a है, और दूसरा है ए निगेटिव दे रहा है स्लोप -2a है। यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax है, तो ये इफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप 2a जो है वो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक
एक एसिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, एक एक एसिलेशन क्या है, निगेटिव है। तो इंटरसेप्ट जहाँ पे वो कट कर रहे हैं वो है वी स्क्वायर एलॉन्ग पॉजिटिव, वो पॉजिटिव के एलॉन्ग वी स्क्वायर है जहाँ इंटरसेप्ट हो रहे हैं दोनों। तो ये वी स्क्वायर बाई एक्स का ग्राफ है जो कि दो एसिलेशन दे रहा है। वी स्क्वायर बाई एक्स का जो ग्राफ है वो दो एसिलेशन दे रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। और यहाँ पर वी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वी इक्वल की माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, एक्स प्लस वी नॉट इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स है, जो कि माइनस वी नॉट वन एक्स नॉट प्लस जीरो है, तो वो क्या है, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। ये कुछ पॉइंट हैं वेलोसिटी अपॉन पोजीशन पर, जो कि डी वी बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट होता है। इसे आप समझ सकते हैं। जैसे फिर यहाँ पर एसिलेशन के बारे में, जैसे एसिलेशन इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। फिर यहाँ एसिलेशन इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट प्लस वी नॉट है, और ब्रेकर दूसरे ब्रेकर में माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट है। यहाँ पे जो डी इक्वल टू वी स्क्वायर नॉट है अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स वन का माइनस वी स्क्वायर नॉट है, यहाँ अपॉन एक्स नॉट है। तो यहाँ पे जो डी है वो क्या है, वाई डैश इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कि स्लोप है। यहाँ पर जो स्लोप है वाई डैश एम एक्स प्लस सी है, तो वहाँ पर यम जो है दो तरीके से है। एक यम यम क्या है, यम यहाँ पे वी स्क्वायर नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर नॉट है, प्लस पॉजिटिव है यहाँ पर, और सी जो है वहाँ पर माइनस वी स्क्वायर नॉट है अपॉन एक्स नॉट है इक्वल टू निगेटिव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में है। फिर अगले पेज में हम बात करते हैं, पेज नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ प्रोविएटेड ग्राफ के बारे में बात करना है। प्रोविएटेड ग्राफ के बारे में यहाँ पे कुछ है, जैसे पहला ग्राफ है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या है, यहाँ पर टी दिया है, जैसे टाइम है, तो यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर स्लोप बना दिया गया है निगेटिव। तो ये टी पर जो स्लोप निगेटिव बना है ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऐसा कहीं भी ग्राफ दिखे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है प्रोवेटेड ग्राफ के बारे में, कौन से ग्राफ होंगे कौन से ग्राफ नहीं होंगे। तो यहाँ पे दूसरा ग्राफ जैसे है डिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ पे डिस्टेंस है और टाइम है। तो ये टाइम का जो ग्राफ निगेटिव हो जा रहा है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो बना है टाइम के हिसाब से वो निगेटिव हो गया है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलत ग्राफ है। फिर यहाँ पर एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो कॉनिवर डिक्रीज हो गया, पहले डिस्टेंस बढ़ा फिर डिक्रीज हो गया था। यहाँ पर ये ऐसा ग्राफ कहीं भी होगा तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, तो ये गलत ग्राफ बना है। तो जैसे ये वाला चौथा ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चौथा ग्राफ बना है वी और एक्स का ग्राफ है, इलिप्स के मॉडल में बना है, तो यहाँ पर एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी हो सकती है बस टाइम अलग हो। एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी हो सकती है बस टाइम अलग हो, तो ऐसा ग्राफ हो सकता है। फिर पांचवें ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पांचवें ग्राफ में दिया गया है कि एक टाइम पर दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती हैं। छठवां ग्राफ एक टाइम पर मल्टीपल पोजीशन नहीं हो सकता है। तो सातवें ग्राफ में क्या दिया गया है कि स्लोप इनफाइनाइट वेलोसिटी इनफाइनाइट। सातवें ग्राफ में स्लोप इनफाइनाइट हो सकती है और वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है। आठवें ग्राफ में दिया है कि 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड वीटी ग्राफ में ऐसे जो मीटर प्रति सेकंड हो सकते हैं, टाइम इनफाइनाइट और स्लोप इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 9वें ग्राफ के बारे में बात किया गया है। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ में एक्स एक टाइम कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया है 8वें ग्राफ में, तो टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है। 10वें ग्राफ के बारे में बात किया गया है कि एक टाइम पे दो एसिलेशन नहीं हो सकता है, और एक टाइम पर दो वेलोसिटी भी नहीं हो सकती है, एक टाइम पर मल्टीपल पोजीशन भी नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे ग्राफ जो हैं ये प्रोवेटेड ग्राफ हैं, जो कि बताते हैं कि कौन से ग्राफ हो सकते हैं कौन से ग्राफ नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एसिलेशन इक्वल टू कांस्टेंट एंड यहाँ पे दिया है मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है जो हमारी होती हैं, तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी, एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, वी माइनस वी वेक्टर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर एस वेक्टर। और जो चौथी हमने बताया था एस nth का जो फार्मूला होता है वो किसी भी nth सेकंड पर जो निकालते हैं तो उसका u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ पर इन
काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। जैसे वी यूज दिस इक्वेशन विद साइन, हम इस इक्वेशन को साइन के साथ यूज करते हैं। यस यस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन डायरेक्शन होता है। यस क्या है? यस डिस्प्लेसमेंट होता है जो पोजीशन डायरेक्शन होता है। यहाँ पर पोजीशन है पॉजिटिव, पोजीशन निगेटिव हो सकता है, पोजीशन पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर रिटार्डेशन क्या है कि मतलब कौन रोकता है इसे। डी एसिलेशन क्या है? डी एसिलेशन वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू एसिलेशन। रिटार्डेशन या डी एसिलेशन क्या है? वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू एसिलेशन। साइन तुम्हें पता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर साइन तुम्हें पता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इफ वी डू नॉट नो डायरेक्शन तो एज्यूम करो भी पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव या निगेटिव अपोजिट में जो भी होगा वो आएगा। जी काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जो भी कोई मोशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी कोई ग्रेविटी के अंदर मोशन होगा तो उसके बारे में हमें 3 एजम्पशन लेने पड़ते हैं, मानना पड़ता है कि पहला है कि एसिलेशन जो होगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एसिलेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर रोकने वाला नहीं होगा, नेगलेक्ट मानेंगे। और जो भी ग्रेविटी पर एसिलेशन कर रही होगी वो साइज जो होगा उसका पॉइंट मास साइज होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर अर्थ होता है जो एसिलेशन करता है वो ग्रेविटी की वजह से ही एसिलेशन करती है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर प्लानेट है उन सब की अलग अलग एसिलेशन होती है। जैसे किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से सबकी अलग अलग एसिलेशन होती है। यहाँ पर हम अर्थ के बारे में बात करेंगे तो अर्थ के बारे में जो जो टूवर्ड सेंटर की तरफ जो लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, उसका जो ग्रेविटी होता है वो 9.8 होता है, जिसे हम 10 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं। मतलब 10 वैल्यू ले सकते हैं, उसकी ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड ले सकते हैं। तो अगले पेज में हम बात करेंगे इसके साइन कन्वेंशन के बारे में। पेज नंबर 11 में हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के साइन कन्वेंशन के बारे में। पहला पॉइंट है कि बॉल अपवर्ड हो जाए डाउनवर्ड, मतलब चाहे अर्थ अपवर्ड हो या डाउनवर्ड किसी भी चीज़ में जब हम एक्सेलरेशन लेंगे तो वो -g लेंगे, यानी कि -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। और दूसरा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइन जब अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेंगे और जब डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव लेंगे। तीसरे की बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जहाँ से प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से, अगर पार्टिकल ऊपर है तो ओरिजिन से तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा यस इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे, अगर पार्टिकल नीचे से ओरिजिन से है तो यस इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू निगेटिव लेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जब कोई भी बॉल अगर फेंकेंगे, यानी कि उसको फेंकेंगे तो वो ऊपर जाकर कितनी वेलोसिटी पर, कितने हाइट पर वो फिर से वापस आकर गिरेगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर अपवर्ड प्रोजेक्शन के बारे में कहते हैं इसे। जैसे हमने ग्राउंड से एक बॉल लिया, उसे एच मैक्स पर फेंका, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर फेंका, तो जो सबसे ऊपर जो वेलोसिटी होगी, सबसे टॉप पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे 60 मीटर प्रति सेकंड से हमने एक बॉल को फेंका, टी इक्वल टू 6 सेकंड पर वेलोसिटी टॉप पर पहुँच गई। तो वहाँ पर वेलोसिटी 6 टी इक्वल टू 6 पर जो वेलोसिटी टॉप पर पहुँची वहाँ पर 0 है। मैक्सिमम हाइट कितनी गई ये चीज़, और कितना टाइम ऑफ पीरियड पर, कितने टाइम पे पीरियड पर पहुँचा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर, या यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लगाकर इक्वल टू 2s लगाकर काइनेमेटिक इक्वेशन से भी हम यह निकाल सकते हैं। और हम इसकी थ्योरी अलग से पढ़ेंगे जहाँ पर हम बताएंगे कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, एच मैक्स निकालना, कितना ऊपर गया है। इस सब के लिए एक फार्मूला होता है, जो आपको फार्मूला लर्न करना है अच्छे से, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपसे अपवर्ड प्रोजेक्शन के बारे में बोला जाएगा तो आप उस फार्मूले से उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इसकी थ्योरी बात करते हैं। पेज नंबर 12 में बात करेंगे हम अपवर्ड प्रोजेक्शन की थ्योरी की बात है। जैसे यहाँ पर थ्योरी का मतलब यहाँ पर हम जानेंगे कौन कौन से फार्मूले किस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बॉल को फेंका, यानी कि यू स्पीड से फेंका, और यहाँ पर जो यू स्पीड से फेंकेंगे तो टॉप वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पर टी ए किस टाइम से फेंके हैं, कितने टाइम पर, और जब बॉल को फेंकेंगे तो जो बॉल की ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी भी लगेगा जी नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, उसका एच मैक्स कितने हाइट पर जाएगा, ये एच मैक्स इसको बोलते हैं। और सबसे ऊपरी जो वेलोसिटी होगी जहाँ से वो नीचे गिरने की
फिर नीचे गिरेगा तो वो होता है वेलोसिटी वहाँ पर 0 होती है। तो एच मैक्स इसके ए नंबर की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना समय लगा इसको ऊपर जाने के लिए, टी एसेंट है, टी एसेंट इसे कहते हैं, टी एसेंट मतलब कितना टाइम लगा यूज फेंकेंगे तो कितना टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो यहाँ पर जो टी ए मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है यू वेलोसिटी अपॉन जी ग्रेविटी, यू अपॉन जी कर देंगे तो टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा। तो अब बी में बात करेंगे कि बी में मैक्सिमम हाइट अटेन कितना करता है। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा अपॉन 2g, ये निकलेगा एच मैक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर टी डिसेंट मतलब वापस आने का, जो वापस आएगा वो उस कितने समय में वापस आएगा उसके लिए फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2u अपॉन जी, टी इक्वल टू 2u अपॉन जी होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट की बात करते हैं, रिकैल स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी एच मैक्स होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, स्टॉपिंग टाइम होता है टी इक्वल टू यू बाई ए इक्वल टू लेंगे जी और टी ए इक्वल टू यू जी लेंगे। तो ये सब है टाइम है फ्लाइट निकालना, एच मैक्स निकालना, टी डेसेंट कितने टाइम में वापस आएगा, ये तीन फार्मूले हैं। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला होता है टी ए इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटी, मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला होता है वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम डेसेंट फार्मूला होता है टी इक्वल टू टू वेलोसिटी अपॉन जी। तो अब अगली हेडिंग की बात करते हैं हम, ड्रॉप फ्रॉम हाइट। ड्रॉप फ्रॉम हाइट का मतलब है कि जहाँ से हम किसी हाइट से किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को हम जहाँ जिस हाइट से छोड़ेंगे उस वहाँ से वेलोसिटी ऑफ पर्सन और वेलोसिटी ऑफ बॉडी के बराबर होगी। मतलब जहाँ से हम रिलीज करेंगे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद जिस हाइट पे कितने मैक्सिमम हाइट होता है, कहाँ से ड्रॉप करते हैं, कितने वेलोसिटी से गिरेगा, कितने वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को, ये सब सारी चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, इस चीज़ के लिए फार्मूला है जो फार्मूला रखते हैं थ्योरी पर। यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g होता है, और वेलोसिटी विथ विच हिट्स ग्राउंड वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू -2gh, अंडर रूट में 2gh होता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।